नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। चीन ने 14 और 15 मई को बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR का नाम दिया गया है। ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका मकसद उसे एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। इस परियोजना के जरिए चीन रेलवे, बंदरगाहों, हाईवे और पाइपलाइन के एक बड़े नेटवर्क के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में संपर्क बढ़ाना और व्यापार में नई जान डालना चाहता है। चीन का दावा है कि वो सभी भागीदार देशों के व्यापारिक और आर्थिक हितों की पूर्ति करेगा, लेकिन ये भी आशंका है कि इससे विश्व राजनीति में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। इस सम्मेलन में भारत को भी बुलाया गया था, लेकिन भारत ने स्वयं को इस सम्मेलन से ये कहते हुए अलग कर लिया कि वो अपनी संप्रभुसत्ता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर कि आखिर चीन की इस परियोजना के क्या मायने हैं और भारत ने इससे क्यों अपने आप को अलग किया। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत TCA रंगाचारी, JNU के चाइनीज़ और दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर BR दीपक, रणनीतिक विश्लेषक ब्रिगेडियर रोमेल दहिया, कूटनीतिक मामलों की जानकार सुहासिनी अली और बीजिंग से फ़ोन लाइन पर होंगे द हिंदू के एसोसिएट एडिटर अतुल अनेजा। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं ये एक रिपोर्ट। 2 दिन चलने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम सम्मेलन की शुरुआत रविवार को बीजिंग में हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया के देशों को अन्य देशों की संप्रभुता और मुख्य चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। 发展是解决一切问题的总钥匙。推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合，解决 भारत को भी चीन ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया था, लेकिन भारत ने ये कहकर इस आमंत्रण को ठुकरा दिया कि चीन का ये प्रोजेक्ट पाक अधिकृत कश्मीर से गुजर रहा है, जिसे भारत अपना अविभाज्य हिस्सा मानता है। भारत ने साफ कहा कि वो किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता हो। भारत ने इसके पहले भी साफ साफ कहा है कि चीन का ये प्रोजेक्ट एक तरफा है और इसके बारे में उसकी नीयत साफ नहीं है। इसके लागत और इसमें आने वाले खर्च पर भी कई देशों ने पहले ही सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस सम्मेलन में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, लेकिन देखना होगा कि चीन उन देशों को किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में शामिल करने को तैयार करता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब सीधे चलते हैं बीजिंग, जहां मौजूद हैं वरिष्ठ भारतीय पत्रकार अतुल अनेजा। अतुल, ये जो सम्मेलन था वन बेल्ट वन रोड शो अब ख़त्म हो गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? कहा गया था कि 29 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। किस तरह से देखा जा रहा है चीन में इस सम्मेलन की सफलता को, और कितना कामयाब रहा है आपकी नज़र में? कुर्बान, ये सम्मेलन तो बिल्कुल कामयाब रहा है, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन देखें, 29 देशों के लीडर्स थे और बाकी कोई 100 देशों के और प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें अमेरिका के भी एक डेलीगेशन थी और जो देश जिनके जो रिलेशनशिप चाइना के साथ उतने बेहतर नहीं है, जैसे वियतनाम है और जापान है, जिनके मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी डिस्प्यूट्स हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। तो एक तरह से एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव सम्मेलन रहा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर थे, IMF की क्रिस्टियन लगार्ड यहाँ थी, वर्ल्ड बैंक चीफ यहाँ थे। तो एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक इम्प्रेशन इसका था इस सम्मेलन का। और उसके अलावा अभी हमें सूचना मिल रही है कि एक एक्शन प्लान के तौर से कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कॉन्क्रीट शेप कैसे दी जाए, उसके ऊपर एक कम्युनिके आने वाला है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की शाम को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने डिटेल में कुछ बताया कि 2019 में भी अभी बेल्ट एंड रोड फोरम एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। तो ये जो यूरेशिया एक तरह से उसका जो राइज है, क्योंकि सिर्फ चीन का ही नहीं था, इसमें व्लादिमीर पुतिन जो थे वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं। तो एक तरह से चाइना लेड इनिशिएटिव है, लेकिन इसको कहना है कि सिर्फ चाइना का इनिशिएटिव वो सही नहीं होगा। और इसमें भारत ने जिस तरह से अपने आप को अलग किया, उसकी भी कहीं कोई सुगबुगाहट आपको सुनने में मिली, और इसको लेकर के कोई किसी तरह की बातचीत के आखिर भारत इस
इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? भारत एक फुटनोट जरूर था इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्योंकि इनका जो चाइनीज स्टेट टेलीविजन है CGTN, उसके ऊपर डिस्कशन प्रोग्राम हुआ जिसमें एक बात कही गई कि ये चीन का जो इनिशिएटिव है इसके संदर्भ में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज आएंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जिक्र किया गया। और ग्लोबल टाइम्स ने कमेंट्री आज दी गई है, और कुछ चाइनीज ने कहा है कि भारत और चीन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं एशिया में, जैसे इंडिया का चिटागोंग में है या सितवे प्रोजेक्ट है, चाइना का सीपेक है, वादे पोर्ट डेवलपमेंट है, इंडिया का चाबहार है, तो एक तरह से ऑब्जेक्टिवली एक कॉम्प्लीमेंटेरिटी बन रही है। और इन स्कॉलर्स का कहना है कि इन द फ्यूचर ये दोनों चीज जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा बन रहा है, जो मिसिंग लिंक्स थे अगर दोनों मिल जाए तो ये जो बेल्ट एंड रोड का जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है उसमें बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अनेजा बीजिंग से इस ताज़ा जानकारी के लिए। एम्बेसडर रंगाचारी, आपने भी सुना कि वहाँ जो कुछ सम्मेलन में हुआ उसकी कार्रवाई के बारे में अतुल अनेजा बता रहे थे। आप इस सम्मेलन को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप भी चीन में रहे हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, कि ये जो चीन ने बनाया है, कहा जा रहा है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए किया जा रहा है, या ये कि वो कह रहा है कि 1400 अरब डॉलर का हम इसमें निवेश करेंगे और अगले 20-25 सालों में इस रकम को और कई गुना किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एशियाई मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में भी मनमोहन सिंह जी कई बार ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में अगले 10 साल में हमको कम से कम $1 ट्रिलियन, मतलब हर साल $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए, ज़रूरत की लिहाज से देखा जाए, तो चीन ने जो पहल की है और चीन ने जो ये कहा है कि हम इस पर पैसा भी निवेश वगैरह करने के लिए भी तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं, ये तो एक सराहनीय बात है। क्योंकि इससे जहाँ तक के ये जो कनेक्टिविटी वगैरह जो है जितनी बढ़ेगी उससे ट्रेड वगैरह बढ़ सकता है, और उससे आर्थिक व्यवस्था जो है हर मुल्क में उसमें कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, जो हमारे विदेश मंत्रालय ने काफ़ी तफसील से कहा है कि क्यों हमें कुछ ऐसी आपत्ति है जिसकी वजह से हम इसमें शरीक नहीं हो सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे चीन को ध्यान देना ज़रूर है। कल जो इन्होंने शी जिनपिंग साहब ने बयान दिया इनॉग्रल सेशन में, उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि हमें जितने भी देश इसमें शरीक हो रहे हैं उनकी कोर सेंसिटिविटीज़ और कंसर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हिंदुस्तान ने किसी विषय पर, सही गलत की बात और है, अगर किसी विषय पर अपनी सोच रखी है तो इस पे बातचीत होना ज़रूरी है, शंका का समाधान होना ज़रूरी है। उसके बाद में हिंदुस्तान क्या रवैया लेता है वो देखना जो है वो और बात है। प्रोफेसर BR दीपक, आप किस रूप में देखते हैं इस सम्मेलन को, कि क्या इसे एक चीन की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते रूप में देखा जाना चाहिए, या ये कि उसकी कुछ कूटनीतिक इरादे भी हैं? बिल्कुल दोनों ही, और दोनों ही नहीं, मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा इसकी कड़ियाँ हैं। मुझे तो इस सम्मेलन से बंतुंग सम्मेलन की याद आती है। उसमें भी 29 देशों ने पहल की थी और इसमें 29 देश के प्रतिनिधि शामिल थे। उस समय के जो चीन के पहले प्रधानमंत्री थे चौ एन-लाई, उन्होंने भी शी जिनपिंग के जो बयान है कल, बिल्कुल थोड़े मिलते जुलते, जो समाजवाद है वो हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक बड़े परिवार सौहार्द में रहें। तो चौ एन-लाई की उस टाइम जो बातचीत थी वो भी आई थी। फ़र्क सिर्फ इतना कि उस समय जो पहल, जो अगुवाई की थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और अभी जो अगुवाई कर रहे हैं वो पूरे ड्राइवर सीट में शी जिनपिंग जी हैं, और पूरे मुल्क को बता रहे हैं कि जो चीनी किस्म का जो समाज जो ग्लोबलाइजेशन है वो सही ग्लोबलाइजेशन है, और हम प्रोटेक्शनिज्म जो वेस्ट बात कर रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर सारे तमाम देश हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम जो विश्वीय जो आर्थिक दर है
उसको लगातार बढ़ाते रहेंगे और इससे तमाम देशों को बहुत सारे फायदे होने वाले। तो ये उन्होंने एक प्रलोभन के तौर पर देते रहे और दिया है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो खास के जो विकासशील देश हैं वो इसमें प्रलोभन में आ गए और साथ साथ उसको के लिए चलने के तैयार हैं। लेकिन इसमें हमको एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो गरीब देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन म्यांमार हो गया और बहुत सारे अफ्रीकी देश भी और जो ईस्ट यूरोप के कुछ देश हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डेट ट्रैप है, जैसे श्रीलंका में 8 बिलियन से ज़्यादा जो उन पर कर्जा है उसको कैसे उतारा जाए, तो ये एक दयनीय स्थिति है। अच्छा है कि भारत अभी इस ट्रैप में नहीं है। ठीक। ब्रिगेडियर रोमेल दहिया, आप इस मूव को किस तरह से देखते हैं चीन के, और इसके क्या स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इसका आर्थिक डोमिनेंस या आर्थिक जो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है चीन, उसके अलावा ये एक लड़ाई मेरे हिसाब से एक रिमलैंड को कंट्रोल करने की लड़ाई है। आप देखें कि जहाँ जहाँ पर भी वो बंदरगाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो समुद्री रास्तों को कवर करते हैं वो जगह, और अगर एशिया के रिमलैंड को चीन कंट्रोल कर लेता है तो एशिया का एक सबसे ज़्यादा डोमिनेशन करने वाला हेजेमनी जिसकी कायम हो सकती है, वैसा देश चीन बन सकता है। आज के कई सालों से दुनिया में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, बहुत सारे देश आर्थिक संकट से गुजरते रहे हैं। ऐसे समय में जो चीन के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ है एक ट्रेडिंग नेशन के तौर पे, उस पैसे का वो इस्तेमाल वो कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका में एक जो आइसोलेशनिज्म का एक अलग थलग पड़ जाने वाला और जो बड़े बड़े जो ट्रेड पैक्ट्स थे, जैसे कि ट्रांस अटलांटिक जो ट्रेड पैक्ट हुआ या टीपीपी हुआ, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो ट्रेड हुआ, ऐसी जगहों से जहां अमेरिका पीछे हट रहा है तो वहां पे उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं, अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव, अपने आप को एक दूसरा ध्रुव दिखा करके कि अमेरिका पीछे हट रहा है, लीडरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों ने ये बात कही है कि 2049 एक ऐसा उनका गोल पोस्ट है जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का राज हुए 100 साल हो जाएंगे। उस वक्त वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा धनाढ्य और सबसे ज्यादा प्रभाव वाला मुल्क दुनिया में बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे छोड़ के। जी। अभी बात सिर्फ यहां पे आके रुकती है कि अगर वो एशिया के रिमलैंड को कंट्रोल कर लेता है तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका की जो ताकत फैली दुनिया में उसमें उन्होंने पैसा खर्च किया, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को खर्च किया, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो रोल रहा है वो उनके नेवल कंट्रोल ओवर द ओशियंस रहा है। जी। तो ये जो रिमलैंड को कंट्रोल करना है, ये रिमलैंड को कंट्रोल करना उसका हिस्सा है, एक अपने ताकतवर बनने का एक हिस्सा है। और मेरे हिसाब से भारत को इससे अलग रहना एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। चलिए, मैं आता हूं उस पे, मैं आता हूं आपके पास दोबारा लौट करके। सुहासिनी, आप इसको किस रूप में देखती हैं? और जैसा अभी ब्रिगेडियर रोमेल दहिया कह रहे थे कि 2049 में चीन एक अपने आप को सुपर पावर के रूप में देख रहा है, 100 से ज़्यादा देशों ने आज इस सम्मेलन में शिरकत की है, ऐसा अतुल बता रहे थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और 29 देश जो थे वो उसमें शामिल थे मेन पार्टिसिपेंट के तौर पे। तो आपका नज़रिया क्या है इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि शनिवार रात को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट था उसमें भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसको किस तरह से भारत आज ये वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखता है। इसमें मैं कहूँगी कि 3 विशेष चीज़ें हैं जो भारत ने कही हैं। एक कि वो समझता है कि चीन ने स्पष्ट तरह से भारत को नहीं समझाया है कि उसके क्या मायने हैं, क्या करना चाहते हैं ये बेल्ट एंड रोड के साथ। तो ये आशंका जताई है कि जैसे वो एम्बेसडर कह रहे थे कि चीन ये ना कि एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव देख रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल कंट्रोल
का भी जरिया देख रहा है अपने लिए। दूसरी बात ये कि भारत को ये आशंका है कि जो छोटे देश हैं और खास तौर से जो साउथ एशिया के छोटे देश हैं, वहां पर चीन इतनी ज्यादा बोझ डाल देगा अपने लोन से कि ये एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और तीसरी बात जो भारत कहता आ रहा है 2015 से, जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई थी अप्रैल 2015 में, कि जो भाग ये सीपेक का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से जाता है, उस भाग को वो कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये एक ओबोर का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इसमें भारत की सॉवरेनिटी इश्यूज आ जाते हैं। मैं जरूर कहूंगी कि सॉवरेनिटी इशू जहां तक है, भारत बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो वहां पर नहीं मौजूद हो सकते हैं, वो वहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भाग नहीं हो सकते हैं जब तक उनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है चीन के तहत। लेकिन जो दूसरी आशंकाएं भारत ने जताई हैं, मैं इतना कहूंगी कि यहाँ पे थोड़ी सी लचक है, थोड़ी सी जरूरत है डिप्लोमेसी की, जहां भारत शायद एक ऑब्जर्वर के जरिए से शायद वहां पर जा सकता था बीजिंग, और कह सकता था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं आप इनको भी समझिए। सही। और इतना जरूर है कि अगर 68 अब देश हैं जो इसका एक भाग हैं, तो वो भी उसी मतलब दौर से गुजर रहे हैं, वही आशंकाएं उनको भी होंगी, और भारत उनके साथ काम करने में उनको शायद मतलब आसानी होती अगर भारत इसका एक हिस्सा होता। इसके अलावा मैं आगे चलते हुए कह रही हूं कि भारत को ये भी देखना पड़ेगा, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, इसका एक को-फाउंडर भारत है। अब जो प्रोजेक्ट्स इसके बाद जो AIIB के अंडर आएंगे, जिसमें AIIB एक भागीदार होगा, वो प्रोजेक्ट्स जाहिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग होंगे, तो भारत का उन पे क्या रुख होगा? भारत को इनको ये बंद कर देगा, रोक लेगा, या अलाउ कर देगा, जिसमें फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भारत क्या इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग बिल्कुल हो सकता है। हालांकि अभी भारत एक हिस्सा नहीं है, भारत ने ये ऑब्जर्वर के स्टेटस से भी बेल्ट एंड रोड फोरम को अटेंड नहीं किया था, लेकिन आगे चलते क्या डिप्लोमेसी का कोई हिस्सा है कि भारत कह सकता है कि मैं आता हूं आपके पास दोबारा में चीन एक तो स्पष्ट कर ले क्या करना चाहता है। जी, एम्बेसडर TSA रंगाचारी साहब, अभी जैसा सुहासिनी कह रही हैं और आपने भी कहा कि इस वक्त निवेश की बहुत ज़रूरत है। जब चीन के साथ मनमोहन सिंह सरकार ने अपना संपर्क बढ़ाया था तो कहा था कि हमारे जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उन्हें बैक बर्नर पर रखना होगा, और आसियान में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई थी। अब क्या नहीं लगता कि भारत ने वो बस मिस कर दी है, जिसमें कि अगर जा कर के बीजिंग में अपनी बात रख कर के, अपनी सॉवरेनिटी की बात करके वो ज़्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात रख सकता था और साथ ही साथ अपने आर्थिक हिस्सों की रक्षा कर सकता था? देखिए, इसमें चीन को आज क्या ज़रूरत है? चीन ने इतनी अपनी एक्सेस कैपेसिटी बना ली है कि मार्केट्स की ज़रूरत है। दूसरे, चीन के पास में अब इतना पैसा है कि कहाँ निवेश करे, और निवेश ऐसी जगह पर करे जिससे कि पैसा वापस आ जाए, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न वगैरह हो। इस सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। अब आप देखिए कि 2015 के आंकड़े, 2016 के आंकड़े, तो उसमें जहाँ से चीन का हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उसमें कमी नहीं बल्कि इजाफा ही हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। हम, जैसा कि चाइनीज़ कहते हैं, वॉक ऑन 2 legs, तो हम एक तरफ अपनी जो कुछ भी आपत्ति है वो भी जता सकते हैं, और दूसरी तरफ हम चीन को वो अवसर भी दे सकते हैं जो हिंदुस्तान में निवेश कर सके। ठीक, प्रोफेसर बी.आर. दीपक, आपको क्या लगता है कि भारत का जो ये स्टैंड है ये सही है, उसके जो हित हैं उनको देखते हुए, या ये कि इसमें एक दूसरा नज़रिया भी अपनाया जा सकता था, जैसा रंगाचारी साहब कह रहे हैं? नहीं, मैं एम्बेसडर रंगाचारी के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो वहाँ पर जाना, हालांकि जा सकते थे वहाँ पर, जैसे चीन ने भी 1946 में जब यहाँ एशियाटिक कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आए थे, उसमें हमने तिब्बत को बुलाया था, उसमें तिब्बत का झंडा था उसमें, लेकिन चीनियों ने विरोध जताया था। उस तरह से हम भी विरोध जताते थे, ये एक तरीका है। लेकिन जहाँ तक निवेश की बात है वो तो बढ़ता ही है। जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है
वो तो मोदी जी भी चाहते और हैं उससे कि आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते। हाँ, उसको अपने आप से अलग नहीं रखते हैं। जो हमारे जो सेलेक्टिव प्रोजेक्ट हैं उसके साथ हम चीन के साथ तो व्यापार कर ही रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है और चीनी कंपनियों का निवेश यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। वो होगा ही, क्योंकि चीन में जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे हट रही है, वो जो हाई एंड प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, जो न्यू नॉर्मल फिंग जी बोलते हैं। और भारत में ये मौका है अभी हमारे लिए, और ये चीन भी जानता है। इसीलिए चीन चाहता था कि भारत बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसमें भाग ले, लेकिन इसमें हमारी अपनी समस्या है जो कि चीन ने अनदेखी कर ली। जिस तरह से जो 5 कनेक्टिविटी की वो बात करते हैं उसमें जो पहली कनेक्टिविटी है वो है पॉलिसी कंसल्टेशन। अगर पॉलिसी कंसल्टेशन आपका जो मेन मुद्दा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, लेकिन फिर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट में आपके साथ हम आ सकते हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक जो दक्षिण एशिया का मामला है, जो तमाम देश जा रहे हैं, चीन के जो स्कॉलरशिप है वो इस बात को मानते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। वो कहते हैं क्योंकि दक्षिण एशिया में जो खंडित एकीकरण है, जो फ्रेगमेंटेड डिसइंटीग्रेशन है हमारा, और इसका जिम्मेदार मुझे लगता है कि हम ही है, भारत ही है। उसकी वजह से चीन ये फ़ायदा उठा रहा है और जो पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वही उसका एक घटक है। सुहासिनी, आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी वक्त है या ये हमने बस मिस कर दी है भारत ने और अब शायद हम इसमें शामिल ना हो पाएँ? नहीं, मुझे लगता है कि चीन बहुत ही कोशिश कर रहा था इसके पहले, बी फोरम के पहले, कि भारत इसका एक अंग बन जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। हाँ, ज़रूर थोड़ी सी देर हो चुकी है। हमने AIIB के साथ भी देखा था कि जो देश पहले राउंड में को फाउंडर नहीं बने थे वो अब 10-10 महीने वेट कर रहे हैं कि इनको भी शामिल किया जाए। अगर भारत को लगे कि उसके सॉवरेनिटी के तौर से उसके कंसर्न्स को चीन अकोमोडेट कर रहा है और फिर अगर वो निर्णय ले कि वो इसके का एक भाग बनना चाहता है या अगर वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस चाहता है, तो बेशक भारत किसी भी वक्त इसमें शामिल तो हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें हमने आखिरी शब्द सुना नहीं है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे, SCO के लिए अस्ताना जाएंगे। कजाकिस्तान में SCO के एक मेंबर इंडिया अब शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वहां पर जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, मुझे लगता है इसी विषय पे और भी बातचीत होगी। ठीक है। ब्रिगेडियर रोमेल दहिया, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी के जैसा सुहासिनी कह रही हैं, आप उससे सहमत हैं या ये कि अभी भारत को कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए और अपने सॉवरेनिटी के इश्यूज़ को क्लियर करके फिर कोई बात चीन के साथ करनी चाहिए और इस बस में शामिल होना चाहिए? मेरा पर्सनल विचार ये है, जाति विचार ये है कि ये सवाल हमें करना ही नहीं चाहिए कि क्या बस मिस हो गई है, क्योंकि ओबोर हमारे हक में नहीं है। ओबोर हमारे सार्वभौमिक और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है, इसलिए इसमें शामिल होना हमारे लिए सही है ही नहीं। अगर सही नहीं है तो बस मिस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें ये साफ समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट जिसमें कि हम एक सेकेंड डिग्री सिटीजन के तौर पे शामिल होते हैं, मतलब एक पिछलग्गू के तौर पर अगर उस सिटीजन को जाते हैं और उससे हमारे हितों को लंबे दूरी के नुकसान होता है, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें अगर इस वक्त खड़े होकर के हम शायद भविष्य के लिए सबको ये बात साबित होगी सबके सामने ये बात कि भारत ने सही निर्णय लिया था इसमें शामिल नहीं होके, क्योंकि ये बहुत सारे देश इसमें डेट ट्रैप के अंदर, कर्ज के अंदर डूबने वाले हैं, जैसे कि श्रीलंका डूबा हुआ है। उस हिसाब से चीन को वो बहुत पैसे जैसे वेनेजुएला से अभी वापस नहीं मिल रहे हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान से नहीं मिलने वाले हैं। वहां पे बिजली का बिल का कोई देगा नहीं तो वहां पे पैसे आएंगे कहां से वापस, और पाकिस्तान चीन को देगा कैसे वापस? हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये हमारे हक में नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और जो वहां पे प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्रीज हैं जिसको चीन हमारे यहाँ भेजना चाह रहा है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका वो नहीं लेने चाहिए। जी, ब्रिगेडियर रोमेल दहिया साहब और प्रोफेसर BR दीपक, एम्बेसडर TCR रंगाचारी, सुहासिनी हैदर और हमारे साथ अतुल अनेजा बीजिंग से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीन ने जो ये शुरुआत की है इस क्षेत्र में
वो आर्थिक विकास का जो मकसद रखा गया है और जिसमें लगभग 100 देश शामिल हो रहे हैं, उसमें देर सवेर भारत भी शामिल होगा अपने राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से रक्षा करते हुए। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।